हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, जैसा कि कल बीपीएससी के तरफ से बीपीएससी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है क्योंकि इसमें साथियों आपको मेंस में पीटी में दोनों में ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू नहीं देना होता है और लेवल भी सेम जॉब होता है, यानी सीजीएल जो जॉब है सेम उसी तरह का होता है ये। और बीपीएससी में आपको जॉब करने का मौका मिलता है और केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे करके और इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। तो फॉर्म कल से शुरू हो गया, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको देखना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे कि जो क्वेश्चन आता है उससे जो करंट में रिलेटेड न्यूज़ है उसको भी बताएंगे और साथ में उससे आसपास जो क्वेश्चन बनता है उसको भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके पहले भी एक ऑलरेडी बीपीएससी का क्वेश्चन हमने वहाँ पे अपलोड किया है, उसको जाके देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, उसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये 2019 का मेंस का पेपर है, चूँकि मेंस और पीटी दोनों का सिलेबस सेम है तो ये मेंस और पीटी दोनों के लिए लाभदायक है आपका और सीजीएल के लिए भी। देखिए 150 क्वेश्चन होता है इसमें। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है और रीजनिंग का इसको छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है तो इसको देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित शासकों का सही क्रम बताइए। यानी कि सबसे पहले कौन है उसके बाद कौन आया। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इल्तुतमिश होगा, उसके बाद रजिया, उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, तब बलबन होगा। इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 2000 यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है और ये उस समय का करंट अफेयर है, हालांकि इसको देख लेते हैं, करंट अफेयर भी है। तो राजगीर में जनवरी 2018 में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार की मुख्य नकदी फसल है, तो इसमें कौन कौन सा है, जैसे गन्ना है, आलू है, जूट है। तो इसमें कौन सा है, ये तीनों होती है बिहार में, जैसे आपको पता होना चाहिए। ये तीनों फसल बिहार में होती है। साथियों ये सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी सीजीएल के स्टूडेंट वो भी देखें इसको और बीपीएससी असिस्टेंट वाले दोनों देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें किस राज्य में मखाने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखिए मखाने का सबसे उत्पन्न जो होता है उत्पादन अपने बिहार में होता है। और हाल ही में अभी इस पर करंट में एक न्यूज़ है, चूँकि जो ये मिथिला में होता है सबसे अधिक बिहार में, तो मिथिला में होता है। तो अभी इसको फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जीआई टैग मिल चुका है। साथियों जीआई टैग होता क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका मीनिंग हुआ, और ये होता है कि किसी खास प्रोडक्ट को जो किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है और उस क्वालिटी के प्रोडक्ट किसी दूसरे जगह पर नहीं मिलते हैं, तो वैसे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी करंट में न्यूज़ है, ये अगला क्वेश्चन आपको बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि मिथिला के कहाँ के मखाना को जीआई टैग मिला है। तो बिहार में मिथिला है, मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। ये जीआई टैग 10 वर्ष के लिए होता है, फिर उसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे आप लोग कि अब इसको जीआई टैग मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 63 नंबर क्वेश्चन आता है हम लोग का। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसकी माप लॉरेंज वक्र से की जाती है। देखिए ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। तो लॉरेंज वक्र की माप आय की विषमता को बताती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लॉरेंज वक्र बना कर दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये ग्राफ हो गया, तो ग्राफ हो गया, तो यहाँ पे जो परिवारों की आय होती है उसका प्रतिशत यहाँ पे दिखा देते हैं और यहाँ पे परिवारों की संख्या दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक निरपेक्ष लाइन खींचते हैं। देखिए निरपेक्ष ग्राफ का मतलब हुआ कि अगर 10% लोगों को 10% यहाँ से आय लेते हैं तो 10% लोग ही इसमें शामिल होंगे, यानी 50% अगर आय है तो 50% लोगों के पास होगा। यानी कि जितना धन है उसी के रेशियो में लोगों के पास उतना धन है। ये नहीं कि 10% लोगों के पास 90% धन है और 90% लोगों के पास 10% धन है, तो इससे विषमता बढ़ती है। तो इसको दिखाने के लिए जो लॉरेंज वक्र होता है, एक ये ग्राफ होता है यहाँ पे ऐसे, ये निरपेक्ष मान से जितना दूर भागेगा उतना ही मान के चलिए कि विषमता आएगी, यानी कि कुछ लोग ज़्यादा धनी होंगे और कुछ लोग ज़्यादा ही गरीब होंगे। लेकिन ये निरपेक्ष मान पे अगर किसी देश का ग्राफ आता है तो उस देश के ये माना जाएगा कि उसमें संतुलन काफ़ी अच्छा है आय के मामला में, तो आय के मामला में विषमता काफ़ी कम है। तो ये लॉरेंज वक्र निर्धारित करता है। इससे जितना ये वक्र पीछे जाएगा उतना ही उसमें देश में आय की विषमता देखी जाएगी।
तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, इससे आय विषमता को मापा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1998। देखिए अब अमर्त्य सेन कौन थे? तो ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे और इनको इसके अलावा 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला, और बात करें तो 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो गरीबी और भूख जैसे विषयों पर काम करने के लिए अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको अगला बन सकता है, इसको याद रखेंगे कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको गरीबी और भूख पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2014 में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य है? देखिए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य कौन सा है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे फरवरी 2019 में किसके द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ हम लोग नई जानकारी देखेंगे। तो देखिए उस समय पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत किया था अंतरिम बजट। अब साथियों अंतरिम बजट होता क्या है, यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। देखिए अंतरिम बजट होता क्या है कि जैसे कि आम परंपरा है कि आम परंपरा के मुताबिक जिस साल लोकसभा का चुनाव होना होता है उस साल केंद्र सरकार करती क्या है कि पूरे वित्त वर्ष का बजट पेश न करके सिर्फ कुछ महीनों का बजट पेश करती है, और पुनः सरकार में आती है तो जो फुल बजट होता है उसको पेश करती है। तो इसी को अंतरिम बजट कहा जाता है कि पूरे साल का बजट ना पेश करके कुछ ही महीनों का बजट पेश करना, और आमतौर पर ये जब लोकसभा का चुनाव होता है उसी समय किया जाता है। अब आप पूछेंगे क्या ये मैंडेटरी है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है, सरकार चाहे तो पेश कर सकती है, वरना कोई इस पर बाध्य कारण नहीं होता है कि आप लोग को पेश करना ही है। तो ये होता है अंतरिम बजट। आप समझ गए होंगे इसको आसानी से। अब 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? साथियों याद होगा आपको, नवंबर में, ठंडी के समय में काफ़ी आप लोग भी लाइन में लगे होंगे, तो ये याद ही होगा कि 8 नवंबर 2016 में ये नोटबंदी की घोषणा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये कुछ फसल दिए गए हैं और कहाँ पे होते हैं, जैसे जूट है, चाय है, गन्ना, रबड़, और दूसरे साइड स्टेट्स का नाम है। तो देखिए जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। चाय का बात करें तो असम में होता है सबसे अधिक, और गन्ना का उत्पादन करें तो गन्ना में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है, और रबड़ की बात करें तो रबड़ आपका केरल में होता है। अब यहाँ पे साथियों चाय की बात आई तो इसके अनुसार आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चाय की बात कर लेते हैं तो सर्वप्रथम भारत में जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग के चाय को ही मिला था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था। 69 नंबर के बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो देखिए अंतरिम बजट 2019 में आयकर गणना हेतु मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर किया गया था 50,000, ठीक है। इसको याद, ये 2019 का करंट अफेयर है, हालांकि जानकारी के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। क्षोभ मंडल को निचली मंडल कहा जाता है। हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, ठीक है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ पे है ये? झारखंड में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार भी यहीं पे है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक हैं, तो कहाँ पे होता है? बिहार और झारखंड में सबसे अधिक अभ्रक होता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 74 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे है सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? देखिए सबसे अधिक सहायक नदी किसकी नदी की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गंगा, अमेजन, नील और टिग्रिस। तो देखिए जो अमेजन नदी है ना, सबसे अधिक इसकी सहायक नदियाँ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 200 से अधिक सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिलती है अमेजन में। तो ये काफ़ी अपने आप में एक ज़्यादा सहायक नदी वाली अमेजन नदी है। 200 से अधिक नदी इसमें आकर मिलती है। देखिए बादल का फटना क्या है? अगला क्वेश्चन 75 नंबर। तो देखिए किसी जगह पर मूसलाधार बारिश का हो जाना अकस्मात, वही बादल का फटना होता है। एक ही जगह पे काफ़ी तेज़ पानी गिरने लगता है, उसी को बादल फटना कहा जाता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या होती है? देखिए तो पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ जनजाति दिए गए हैं और उनका निवास स्थान है, तो कहाँ पे कौन जाति पाई जाती है? तो देखिए जो गद्दी जनजाति है, तो गद्दी जनजाति आपका हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है।
गारो जो जनजाति है वो कब मेघालय में पाई जाती है, और मेघालय में 2 और जनजाति है जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेघालय में, ये याद रखेंगे आप लोग। कुकी जनजाति आपका मणिपुर में हो गया, और लेपचा जनजाति है जो आपका सिक्किम में हो गया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 78 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है, देखिए ककोला जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, रांधरा जलप्रपात और तेलहर जलप्रपात। इसमें पूछा गया है कि कौन 3 तो है बिहार में लेकिन एक नहीं है, तो इसमें से रांधरा जलप्रपात नहीं है बिहार में, और ये तीनों बिहार में हैं। यहाँ पे जो धुआं कुंड जलप्रपात है ये कहाँ पे है, तो याद रखेंगे आप लोग सासाराम में है, ठीक है। 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 79 क्वेश्चन में हम लोग अगला जो क्वेश्चन है इसमें झील दिया गया है और राज्य दिया गया है, कौन झील किस राज्य में आता है। देखिए सालीमली झील जो है वो कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में है। भीमताल झील कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। सांभर झील राजस्थान, और कंवर झील कहाँ पे है, बिहार में है कंवर झील। तो इसके अनुसार राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का ये है 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन में आपका है निम्नलिखित युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए कटक किस नदी के किनारे है, तो महानदी किनारे है, राइट आंसर है बिल्कुल। सूरत किस नदी किनारे है, तो ये ताप्ती नदी किनारे, बिल्कुल सही है। जबलपुर किस नदी किनारे है, तो नर्मदा नदी के। और बद्रीनाथ यहाँ पे दिया मंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका अलकानंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में, तो ये गलत हो जाएगा। बद्रीनाथ आपका अलकानंदा नदी के किनारे स्थित है, न कि मंदाकिनी, तो ये याद रखेंगे आप लोग। 81 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना, तो ये 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं, और 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। मूल संविधान में आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जब 42वां संशोधन किया गया तो उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और कितना जोड़ा गया, तो 10 जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में अभी कितनी संख्या है, तो 11। पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन में कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 10। वर्तमान में कितने हैं, 11। 11वां किससे जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 से। और इसके जो 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो इसमें समिति का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और अनुच्छेद कौन सा है, 51A भाग 4A में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है किस वर्ष सिक्किम का विलय भारत के साथ हो गया, तो 1975 में, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित हुआ था, तो देखिए ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लेकिन अभी आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं करेंट के अनुसार। 2021 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो अपना इंडिया में हुआ था, भारत में। और 2022 में कहाँ हुआ था, तो 2022 में आपका चाइना हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। और भारत में 2021 में जो हुआ था वो किस नंबर का हुआ था, 13वें नंबर का, और 14वें नंबर का 2022 में चाइना में हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है, पंचायती राज को अपनाने में कौन सा राज्य अग्रणी रहा, तो राजस्थान था। और इसमें समिति का नाम क्या था, तो मैं आपको समिति का नाम बता दूं, बलवंत राय मेहता समिति था, ठीक है। 85 के बाद बढ़ते हैं अगले 86 क्वेश्चन के नंबर की तरफ, और यहाँ पे है आपका भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना की गई थी शुरुआत, तो कब की गई थी, 1951 में। और मॉडल कौन सा था आपका, हेरल्ड डोनर मॉडल था ये, और 1951 से 1955 तक चला था ये, 5 सालों के लिए। और 1956 से 61 तक ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में याद रखेंगे कि कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था, और द्वितीय में भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, वो पीसी महालनोबिस पे आधारित था, सेकेंड वाला। 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें फिर से सुमेलित करना है, और जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी तो उनको कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिला था, तो जो सरदार बलदेव सिंह थे इनको रक्षा मंत्रालय मिला था, और जगजीवन राम को आपका यहाँ पे श्रम मंत्रालय मिला था, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था, और वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय मिला था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए बिहार के राज्यपालों का सही क्रम बताइए। देखिए यहाँ पे अब बताना है आपको कि बिहार में जो राज्यपाल हैं उनकी
क्रम कैसी है, जो चारों नाम है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले ऑप्शन के अनुसार आर.एल. भाटिया थे, आर.एल. भाटिया के बाद आपके डी.वाई. पटेल थे, डी.वाई. पटेल के बाद रामनाथ कोविंद, देन सत्यपाल मलिक। अभी वर्तमान में पूछे कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और डिप्टी सीएम कौन है, तो तेजस्वी यादव। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है लोकसभा का मनोनीत सदस्य, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, उपयुक्त सभी। देखिए इनमें से कोई भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल वही लोग भाग लेते हैं जो लोकसभा से चुनकर आए हैं, राज्यसभा से चुनकर आए हैं और विधानसभा से चुनकर आए हैं, न कि मनोनीत सदस्य। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी उपयुक्त सभी सब ऑप्शन गलत है, ये सभी भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे, इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 92 में है नादिया मुराद को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सशस्त्र संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए इनको दिया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा अगला है, और इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को घोषित किया, तो स्वदेशी भाषा वर्ष के रूप में इसको घोषित किया। स्वदेशी भाषा वर्ष के रूप में किसको, तो 2019 को। अब आपसे पूछा जाए कि मोटे अनाज के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में, तो याद रखेंगे आप लोग 2023 को। और दलहन का जो दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो कौन सा है, तो ये याद रखेंगे आप लोग 2016। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका, तो इसको याद रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 93वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक उपखंड 4 जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 15। 96 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का इसके बाद से, और केरल के किस जिले में सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो पथनामथिट्टा जिला जो है वहाँ पे, इसको याद रखेंगे आप लोग, वहाँ पे सबरीमाला मंदिर स्थित है। और कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, तो याद रखेंगे आप लोग असम में। 97 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 2017 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करार दिया था। 3 तलाक जो होता है ना मुस्लिम धर्म में, तो उसको असंवैधानिक बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा मामला था, तो सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य, ये मामला था। इसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। पुस्तक वी.आर. यहाँ पे है, वी.आर. डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन से है, तो देखिए वी.आर. डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है, तो मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कौन है, जो पाकिस्तान की है, वहाँ पे वो लोग जो शिक्षा के लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष की। और आपको याद होगा कि 2014 में यूसुफ मलाला को और भारत के जो आपके थे कैलाश सत्यार्थी, इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो ये याद रखेंगे कि दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2014 मिला था। कैलाश सत्यार्थी अपने भारत के थे और यूसुफ मलाला पाकिस्तान की, ठीक है। 2014 में इनको दिया गया था। क्रिकेट का न्यूनतम खेल क्षेत्र होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे 150 गज होता है। अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक स्तर पर साहित्यिक चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो C.N. राव को साहित्यिक चोरी का इल्ज़ाम लगा था। 101। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 102 नंबर क्वेश्चन है, आई जड़त्व घूर्ण वाली एक वस्तु W ओमेगा वेग से घूम रही है, इसकी कोणीय संवेग क्या है, तो इसकी कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर I W हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कोणीय संवेग का ये फॉर्मूला हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 103 है। पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति कितना होता है, तो 746 वाट होता है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो अगला, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें 2 जो अणु होते हैं ये आपस में मिलते हैं और संलयन करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम में तब्दील हो जाता है वो, और इस प्रकार सूर्य का ऊर्जा प्राप्त होता है। और वही नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु भट्ठी में या परमाणु बम बनाने में उपयोग में आता है, इसको याद रखेंगे।
105 नंबर क्वेश्चन है, सरल लोलक दोलन काल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निश्चित रूप से निर्भर करता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्नलिखित में से किसको स्थानांतरित करती है? तो देखिए ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। कोई भी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। जैसे कि आपको पता भी है कि ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु क्या होते हैं? तेजी से गति करने लगते हैं। अब जैसे आप देखा होगा कि बर्फ़ है, बर्फ़ को आप गर्म करेंगे तो वो ठोस के रूप में रहता है, और जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? पिघलने लगता है, पिघल करके लिक्विड के रूप में आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल से भी आप लोग देख सकते हैं कि जब उसको हमने हीट दिया, गर्म किया, तो वो उसके जो अणु थे अपने अपना स्थान छोड़कर भागने लगे और इस प्रकार वो लिक्विड में तब्दील हो गया। तो जब भी गर्म करेंगे किसी वस्तु को तो उसके अणु में तेज गति से मूवमेंट करने लगते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि विभव अंतराल नापने का उपकरण है, यानी विभव अंतर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 109 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। 110 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किरणें होती है, हीलियम के नाभिक में होती है अल्फा किरणें। 111 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील है, किसका मिश्र धातु है? तो लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम, और लोहा प्लस कार्बन से क्या बनता है? तो स्टील बनता है। ये याद रखेंगे आप लोग। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए सिरके में आपका यहाँ पे मैं बता दूं कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 113 नंबर क्वेश्चन, और 113 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे प्रोड्यूसर गैस क्या होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को याद रखेंगे, ये प्रोड्यूसर गैस के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर, और इसमें निम्नलिखित में से सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पे सोना सबसे भारी धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्यतः द्रव के रूप में पाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? पारा। अगला जो क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पानी से कम होता है, ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आरडीएक्स का रूप किसके रूप में उपयोग होता है? तो ये विस्फोटक है, विस्फोटक के रूप में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 118, और इसमें है एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? तो ये आपका मीथेन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 119 नंबर, इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई ठोस पदार्थ यदि बिना पिघले वाष्पित होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। यानी जैसे आपने कपूर को जलाते हैं तो देखा होगा कि वो ठोस रूप में होता है और सीधे जल करके उड़ जाता है, गैस बन करके वो वाष्प बन के उड़ जाता है, लिक्विड आपको दिखाई नहीं देता है। तो यही क्रिया आपका डायरेक्ट ठोस से द्रव में और द्रव से डायरेक्ट और गैस से डायरेक्ट, देखिए ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में जाता है और गैस से डायरेक्ट ठोस में जाता है, इसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लोग का 121 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है कि टीका की शुरुआत किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था टीका की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में क्या होता है? देखिए प्रोटीन में आपका एमिनो एसिड पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए ये जो पेट होता है ना, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से मनुष्य की रक्षा करता है? तो भक्षक कोशिका, इसको फैगोसाइट भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 से, और इसमें है रक्त प्राप्त करने के लिए कौन सा समूह श्रव्य रक्त समूह होता है? तो रक्त समूह आपका वो भी हो जाता है प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के अस्थिर पंजर स्केलेटन कितनी हड्डियाँ होती है? देखिए 206 हड्डी होती है वयस्क मनुष्य में, और छोटे बच्चों में कितनी होती है? तो 300 हड्डियाँ पाई जाती है, इसको यही याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो कौन है? अधिवृक्क है, जिसको एड्रिनल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 से, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? शाकभक्षी। 129 नंबर क्वेश्चन है, और 129 नंबर क्वेश्चन में अनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिनी राहिका खून को पुनः दिल तक ले जाती है? तो कौन है? नस, वेन बोला जाता है इसको।
क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। यहाँ पे 131 क्वेश्चन है हम लोग का। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो कौन सा है? लाल। 132 नंबर क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पैदा होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में इसमें से किसने किया था? तो देखिए रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको ऐड करूँगा कि देखिए कोशिका की खोज तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था वो मृत कोशिका था। और अगर आपको पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि अगर पूछे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था या मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन वहीं पे पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी पौधे की सभी कोशिकाओं में किस प्रकार से प्रक्रिया से ऑक्सीजन भेजी जाती है? देखिए पौधे के सभी अंगों में किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन आता है, तो ये विसरण विधि से जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पौधे की श्वसन क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो देखिए इसमें रंध्र स्टोमाटा और वातरंध्र जिसको लेंटिसेल भी कहा जाता है, ये दोनों के माध्यम से पौधों की श्वसन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 136 और इसमें क्वेश्चन है हम लोग का 136 में यहाँ पे पूछा गया है किस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? किसी क्षेत्र का जो इकोसिस्टम होता है उस क्षेत्र के जीवित एवं निर्जीव घटक होते हैं, उसी को इकोसिस्टम बोला जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पौधों के जगत का क्या नाम है? तो इसको फ्लोरा बोला जाता है। कवक में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? देखिए तो कवक में आपका इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन कुनैन के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः मलेरिया के औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे तन्ने की छाल जो कुनैन के छाल होता है उसी से मलेरिया की दवाई कुनैन प्राप्त किया जाता है। पौधों द्वारा स्रावित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो देखिए जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों है, ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधों के लिए। यहाँ से निकलते हैं। अब इसके बाद जो मैथमेटिक्स रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने चलें तो वो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे तो अलग से भी इसको सॉल्व करके अगला वीडियो आ जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप CGL के फॉर्म अप्लाई किए हैं और इसका भी अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो सिलेबस CGL का है वही BPSC असिस्टेंट का है। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको 50 GA से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, और 25 क्वेश्चन साइंस से है, और 50 रीजनिंग से, और 25 मैथमेटिक्स से। तो बिल्कुल PT और मेंस दोनों का सिलेबस दोनों में सेम है। तो जो भी है CGL हो चाहे BPSC वाले, सब इसको देखें और जैसा वीडियो है उसको कमेंट करके बताइए। अगर इसमें कुछ इंप्लीमेंट की ज़रूरत होगी तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।